अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ यावर मीर गुज्जर एडवोकेट एक और वीडियो के साथ। दोस्तों पहले वो देख लेते हैं जो चीज़ें हमने छोड़ी थी या जो चीज़ हमने ये इसलिए छोड़ी थी कि उनको हम दोबारा सर्च करके एक्सप्लेन बाद में किया जाएगा। उसमें एक था सक्सेंट, ये वर्ड इस्तेमाल हुआ था, इसके मानी होते हैं टू द पॉइंट, और ये यूज़ हुआ था उसमें प्रीएम्बल के बारे में कि जो इनेक्टमेंट होती है अगर दो मीनिंग हो देन द मीनिंग कॉन्सोनेंट विद द जो प्रीएम्बल के साथ कॉन्सोनेंट होंगे मीनिंग्स वो लिए जाएंगे। लेकिन प्रीएम्बल को इसलिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता कि किसी लॉ के स्कोप को कट डाउन किया जाए। दूसरा था ये वर्ड केबल का, देयर इज़ नो केबल दैट देयर इज़ नो स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर रिव्यू इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कि कोई ऐसी कोई तनकीद मौजूद नहीं है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कोई इसके रिव्यू के रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है। और फिर एक वर्ड आया था एक्स्ट्रेडिशन, ये है तहवील मुलाजमीन के बारे में कि जब किसी जुडिशल बॉडी या किसी एजेंसी के थ्रू जब जो एक्यूज पीपल हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाए, किसी दूसरी गवर्नमेंट के हवाले किया जाए, कोई फॉरेन अथॉरिटी करे तो उसके बारे में थी। अच्छा, अब हमने शुरू करना है जी इसके सेक्शन 5 से, जो है पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 5, सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, कुछ ऐसे कवानीन हैं जो उससे अफेक्ट नहीं होंगे। नथिंग इन दिस एक्ट इज़ इंटेंडेड टू रिपील, वेरी, सस्पेंड और अफेक्ट एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of state or of any special or local law। कि इसमें कुछ भी इस एक्ट में ये इसलिए नहीं लिखा गया कि जो प्रोविजंस हैं उन लोगों को पनिश करने के लिए जो बगावत का हिस्सा बनते हैं, या कोई ऑफिसर्स जो छोड़ जाते हैं, या कोई सोलर छोड़ जाते हैं, कोई एयरमैन अगर कोई स्टेट की सर्विस छोड़ जाते हैं, और एनी स्पेशल और लोकल लॉ, अगर कोई पनिशमेंट के लिए कोई चीज़ें हैं तो उसको ये इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। कि अगर बगावत कुचलने के लिए कोई कानून है तो उस पर ये जो है ये एक्ट जो है ये उस पर असरअंदाज नहीं होगा, उन सज़ाओं पर। अच्छा, आगे आ गया है जी चैप्टर 2 है, ये जनरल एक्सप्लेनेशंस हैं। इसका जो सेक्शन 5 अब आ रहा है पाकिस्तान पीनल कोड का, ये है डेफिनेशंस के बारे में। डेफिनेशन इन द कोड इज़ टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। ठीक है, उनको इस तरह समझा जाएगा कि कुछ एक्सेप्शन के ताबे हैं, उसके सब्जेक्ट हैं। थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पीनल प्रोविजन and every illustration of every such definition or provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled general exceptions। अच्छा, ये ऊपर वैसे हेडिंग जनरल एक्सप्लेनेशंस दी हुई है, लेकिन यहाँ पर जनरल एक्सेप्शन है। दो दोज एक्सेप्शंस आर नॉट रिपीटेड इन सच डेफिनेशन, पीनल प्रोविजन और इलस्ट्रेशन। ठीक हो गया कि जहाँ जहाँ भी इस कोड में कोई भी डेफिनेशन है वो किसी ऑफेंस की है, या किसी पीनल प्रोविजन की है, या किसी इलस्ट्रेशन की है, एवरी सच डेफिनेशन और प्रोविजन शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस कंटेन्ड इन द चैप्टर जनरल एक्सेप्शंस। उसमें जो कुछ भी लिखा है उस पर जनरल एक्सेप्शन का इतलाक होगा, चाहे वहाँ पे ये दोबारा ये लफ्ज़ लिखा जाए या ना लिखा जाए, कि जनरल एक्सेप्शन का वर्ड वहाँ पर ना भी लिखा जाए तो भी वो जनरल एक्सेप्शन के उसको सब्जेक्ट ही माना जाएगा। Illustration: the sections in this code which contain definitions of offense do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offenses। मसलन जहाँ पे डेफिनेशन दी गई हुई है ऑफेंस की, हाँ ऑफेंस की डेफिनेशन है, वहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि 7 साल से कम वाला बच्चे का ऑफेंस नहीं होता। But the definition are to be understood subject to the general exception which provides that nothing shall be an offence which is done by a child under 7 years of age। कि वहाँ जहाँ ऑफेंस की डेफिनेशन है वहाँ तो साथ नहीं लिखा हुआ कि 7 साल से कम वाले बच्चे का जो ऑफेंस है वो ऑफेंस नहीं होगा, लेकिन चूँकि वो जनरल एक्सेप्शन के सब्जेक्ट ही है, लिहाजा वो वैसे ही बात अंडरस्टूड है कि वो अगर 7 साल से, क्योंकि जनरल एक्सेप्शन में वो बात आ गई तो ये बात खुद से अंडरस्टूड होगी कि जो बिलो द एज ऑफ जो है अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज उसको उसका कोई ऑफेंस, उसकी कोई भी एक्शन उसका वो ऑफेंस नहीं हो सकता। अच्छा, आगे है ए,
यानी किसी को वो a police officer without warrant apprehends Z who has committed murder. Here A is not guilty of offense of wrongful confinement, for he was bound by law to apprehend Z, and therefore the case falls within the general exception which provides that nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do it. कि अगर कोई उसको पकड़ता है, ए जो है वो एक पुलिस ऑफिसर है, अच्छा ए एक पुलिस ऑफिसर है और वो गिरफ्तार कर लेता है जी को जिसने मर्डर कमिट किया है। तो यहाँ जो ए है इसने कोई रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं की, क्योंकि वो लॉ की वजह से ड्यूटी बाउंड था कि वो जी को उसको कन्फाइन करता। लिहाजा क्योंकि इसलिए ये जो है चीज़ है ये जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगी कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु इज़ बाउंड बाय लॉ टू डू इट, कि कोई भी काम अगर कोई बंदा कानून ने जो उसके ज़िम्मे ड्यूटी लगाई है उसको पूरा करता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। आगे इस पर जो है सेक्शन 6 उस पर आगे कमेंट्री आ गई है। इन ऑर्डर टू रिमूव ऑल एम्बिग्विटी एंड मेंटेन ब्रीविटी, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी, it has been clearly stated that all definitions of penal provisions in illustration of PPC shall be subject to general exceptions. Mistake of fact can be a defense if the same is in good faith. पहली बात उसने की, इसके फिर बात पे आते इस पर। पहले तो है कि एम्बिग्विटी, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी को कायम रखने के लिए ये कह दिया गया कि जितनी भी इसकी डेफिनेशंस हैं या पीनल प्रोविजंस हैं पीपीसी की, वो सब्जेक्ट हैं टू द जनरल एक्सेप्शंस की। मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी अ डिफेंस, कि अगर कोई हकायक के बारे में कोई मिस्टेक है तो वो एक डिफेंस के तौर पर ली जा सकती है इफ़ द सेम इज़ इन गुड फेथ, अगर वो अच्छी नीयत से ली जा रही है। 1990 PCRLJ 196। सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड, every expression which is explained in any part of code is used in every part of this code in conformity with the explanation। अगर कहीं जगह एक जगह explanation हुई है तो उसी conformity के साथ इसको आगे सारे कोड में लेकर चलना है। अच्छा, ये इसका सेक्शन 7 था। आगे सेक्शन 8 आ गया कि जहाँ पे कोई एक्सप्रेशन अगर एक्सप्लेन हो गया है इज़ यूज्ड इन एवरी पार्ट, तो फिर उसको हर पार्ट में उसी कन्फर्मिटी के साथ लेकर चलना है। दूसरा 8 जो है सेक्शन, इसमें जेंडर आ गया। द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड फॉर एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। अगर कहीं ही, हिज, हिम इस्तेमाल हुआ है तो इससे मुराद मेल और फीमेल दोनों होंगे। नंबर 9 जो है सेक्शन 9 है, unless the contrary appears from the context, words importing the singular number include the plural number। अगर तो उस कॉन्टेक्स्ट से कोई उसके मुखालिफ न साबित हो जाए तो फिर जो सिंगुलर नंबर है उसमें प्लूरल भी शामिल हैं। एंड वर्ड्स इंपोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर, अगर प्लूरल कोई वर्ड आ गया तो उसमें सिंगुलर भी शामिल हैं। आगे 10 है मैन वुमेन। द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। ठीक है, मैन आ गया तो कोई भी जो मर्द है किसी भी एज का है वो उसमें शामिल है। द वर्ड वुमेन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, और अगर वुमेन आ गया तो उससे मुराद किसी भी उम्र की खातून हो सकती है, लड़की हो सकती है, औरत हो सकती है। पर्सन सेक्शन 11 है। The word person includes any company or association or body of persons whether incorporated or not। और जहाँ पे पर्सन आ गया तो उसमें कंपनी, एसोसिएशन, कुछ लोगों की बॉडी चाहे उसको इनकॉर्पोरेट किया गया या नहीं वो सब उसमें शामिल होंगे। और सेक्शन 12 बताता है पब्लिक के बारे में। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। अगर पब्लिक आ गया तो उससे मुराद कोई भी क्लास हो सकती है, पब्लिक की कोई भी क्लास या कोई भी कम्युनिटी हो सकती है। डेफिनेशन ऑफ क्वीन, इसको ओमिट किया गया है, omitted by AO 1961 आर्टिकल 2 एंड शेड्यूल 23 मार्च 1956। ठीक है, आगे है 14
सेक्शन 14 है सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट के बारे में। द वर्ड सर्वेंट ऑफ द स्टेट डिनोट ऑल ऑफिसर्स और सर्वेंट्स कंटिन्यूड अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन पाकिस्तान बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। के जो सर्वेंट ऑफ स्टेट है उसमें सब लोग शामिल होंगे, चाहे वो अभी हाजिर सर्विस हैं या जिनको एम्प्लॉय किया गया है, अपॉइंट किया गया है किसी भी अथॉरिटी ने अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनको चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है चाहे किसी सूबाई हुकूमत ने जिनको अपॉइंट किया। डेफिनेशन ऑफ ब्रिटिश, इसको रिपील कर दिया गया है, अमेंडमेंट हुई 1937 में। डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी रिपील हो चुका है। अच्छा, गवर्नमेंट, the word government denotes the person or persons authorized by law to administer executive government in Pakistan or in any part thereof। जहाँ पे भी लफ्ज़ गवर्नमेंट आएगा इससे मुराद होगा वो शख्स या अशखास जो ऑथोराइज्ड हैं इस बारे में कि वो एग्जेक्टिव जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की या इसके किसी हिस्से की जो उसको एडमिनिस्टर करते हैं कानून के मुताबिक, जिनको कानून ये इजाज़त देता है, जिनको कानून ने ये ऑथराइज़ किया है, वो इससे मुराद होंगे। डेफिनेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, ये भी रिवील हो चुका है। जज, अब आगे है सेक्शन 19 है जज के बारे में। सेक्शन 18 था डेफिनेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, वो भी रिपील हो चुका है। सेक्शन 17 में आ गई थी गवर्नमेंट की डेफिनेशन। सेक्शन 19 है जज की डेफिनेशन के बारे में। द वर्ड जज डज नॉट ओनली डिनोट every person who is officially designated as judge but also every person, आगे फिर उसकी और एक्सप्लेन दी है। सिर्फ यही नहीं है कि जिसको जज बनाया गया है सिर्फ वही नहीं जज में आता, बल्कि वो लोग भी आते हैं कौन, who is empowered by law to give in any legal proceeding, किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में जो दे, सिविल और क्रिमिनल, चाहे वो सिविल है चाहे क्रिमिनल है, a definite judgment, definitive judgment or a judgment which if not appealed against would be definitive, कि या तो वो खुद डेफिनेटिव जजमेंट दें या फिर वो अगर उसके खिलाफ अपील ना की जाए तो वो खुद ब खुद वो जजमेंट जो है वो डेफिनेटिव होंगे। और अ जजमेंट विच इफ़ कंफर्म्ड बाय सम अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव, जिसको कोई अथॉरिटी कंफर्म कर देती है तो वो डेफिनेटिव हो जाएगी। ये सारी जो भी हैं, जो भी है जिसको एम्पावर किया गया है लॉस के मुताबिक, तो वो जज होगा। दूसरा कौन है, हु इज़ वन ऑफ द बॉडी ऑफ पर्सनस, which body of persons is empowered by law to give such a judgment। वहाँ था फ़र्द वाहिद, यहाँ था कि पूरी बॉडी है, उसमें से वो एक शख्स है जिसको ये इख्तियार दिया गया है। इसकी इलस्ट्रेशन जो ए थी उसको मिट कर दिया गया है। जो बी है, अ मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन विच ही हैज़ पावर टू सेंटेंस टू फाइन और इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट अपील इज़ अ जज। मिसाल उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब की मिसाल दी है जिसके पास ये जुरिस्डिक्शन है कि वो किसी चार्ज के मुताबिक फ़ाइन की या इम्प्रिजनमेंट की या विद और विदाउट अपील, अच्छा अपील या अपील के बगैर वो अगर इसको इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे सकते हैं तो वो जज हैं। इसकी जो इलस्ट्रेशन सी है वो भी ओमिट कर दी गई है, जो डी है वो भी ओमिटेड है। जो सी वाली है ये 1951 में और जो डी है ये 1981 का और ये डेट। अच्छा, इस पर आगे कमेंट्री है सेक्शन 19 ही चल रहा है, उसकी कमेंट्री है। dispensation of justice, dispensation of justice is an attribute of God delegated to man for which he is directly accountable to God। जो इंसाफ की तरसील है ये खुदा की एक सिफ्त है जिसको दी गई है और वो इसको बराह रास्त खुदा को इसका जवाबदेह है। PLJ 1996, सुप्रीम कोर्ट 1616 और आगे भी पेज नंबर दिए हैं 1624 और 1625। A crime free society can only be set up if citizen irrespective of color, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर उसको इंसाफ से जो मुआशरा वो तभी कायम हो सकता है कि जजेस जो हैं कि तमाम शहरियों को उनके नस्ल और उनके स्टेटस और मज़हब और रंग से बालातर होकर उनको इंसाफ दिया जाए। और इस बारे में कोर्ट्स जो हैं वो बहुत वाइटल रोल इसमें प्ले कर सकती हैं। PLJ 1996 क्रिमिनल C
CRC लाहौर 1411। अच्छा, जज एंड कोर्ट, द टर्म्स जज एंड कोर्ट आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली एज सिनोनिम्स। ये अक्सर इस्तेमाल इस तरह की जाती हैं कि इनको सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जनरली स्पीकिंग, अ जज इज़ प्रॉपरली आइडेंटिफाइड विद द कोर्ट in relation to something done in exercise of the jurisdiction of the court, otherwise his personality remains distinct and separate from the court। यानी जज साहब वो हैं जो कोर्ट की जो उनको जिम्मेदारियां दी हुई हैं, उसको जो जो उनको जुरिस्डिक्शन मिली है उसको एक्सरसाइज करते हैं, उन्हीं को कोर्ट समझा जाता है। वरना जो जज हैं वो कोर्ट से अलहदा एक अपनी शनाख्त रखते हैं, एक अलहदा पर्सनैलिटी हैं। अच्छा, कोर्ट ऑफ जस्टिस सेक्शन इसका 20 है। जज और कोर्ट में ये फ़र्क है, बाज़ वक़्त इसको इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, लेकिन जज दरअसल वो हैं जिनको कोर्ट की ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं, उनको एम्पावर किया गया हुआ है। वरना जो जज हैं वो एक उससे डिस्टिंक्ट और सेपरेट पर्सनैलिटी रखते हैं। आगे सेक्शन 20 है, कोर्ट ऑफ जस्टिस। The word court of justice denote a judge who is empowered by law to act judicially alone, or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially। कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या हो गया, या तो एक फ़र्द वाहिद अलग होगा, एक जज साहब होंगे, या जो जजेस की बॉडी होगी उसमें से एक वो रुकन होंगे जिनको ये empowered by law to act judicially as a body when such judge or body or judges is acting judicially। उनको ये इख्तियार दिया गया है कोर्ट की तरफ से कि वो जुडिशली फंक्शन कर सकें। पब्लिक सर्वेंट, द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ डिस्क्रिप्शन हेयर इन आफ्टर फॉलोइंग नेमली। ठीक है, जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन है ये सेक्शन 21 है, और यहाँ पे उसने बताया कि नीचे जो डेफिनेशंस आ रही हैं, जो भी इसमें किसी भी कैटेगरी में फॉल करेगा वो एक पब्लिक सर्वेंट होगा। फर्स्ट उसको ओमिट कर दिया गया है, ओमिटेड बाय ऑर्डिनेंस XX 7 20 और 7 27 ऑफ 1981। जो सेकंड है, एवरी कमीशनड ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स ऑफ पाकिस्तान while serving under the federal government or any provincial government, कि जितने भी मिलिट्री के, नेवी के या एयरफोर्स के कमीशनड ऑफिसर होंगे तो वो सारे हैं पब्लिक सर्वेंट हैं। थर्ड इसमें आ गया एवरी जज। फोर्थ क्या है, एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस whose duty it is as such officer to investigate or report on any matter of law or fact or to make, authenticate or keep any document। पहले यहीं तक समझ लेते हैं। एक तो ये है कि जिसकी ये ड्यूटी है उसके ऑफिसर की कि वो इन्वेस्टिगेट करे या रिपोर्ट करे किसी भी कानूनी मामले पर या हक़ाइक़ के बारे में, या फिर वो कोई डॉक्यूमेंट बनाए उसको ऑथेंटिकेट करे, और टू कीप चार्ज और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या उसके पास कोई किसी प्रॉपर्टी का चार्ज है, और टू एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसेस और टू एडमिनिस्टर एनी ओथ, कोई जुडिशियल प्रोसेस को वो होल्ड करते हैं या किसी ओथ को एडमिनिस्टर करते हैं, और टू इंटरप्रेट और टू प्रिजर्व ऑर्डर इन द कोर्ट, या वो अदालत में फ़ैसला को महफूज करते हैं। एंड एवरी पर्सन स्पेशली ऑथोराइज्ड बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस टू परफॉर्म एनी ऑफ सच ड्यूटीज़, के कोर्ट के रिगार्डिंग जितनी भी ड्यूटीज़ थी सारी वो उसमें शामिल हो गई। फिफ्थ क्या है, एवरी ज्यूरी मैन, assessor or member of a पंचायत assisting a court of justice और public servant, कि कोई भी ज्यूरी मैन है, चाहे वो असेसर है, असेस करने वाला है, या कोई पंचायत का मेंबर है जो कोर्ट की मदद कर रहा है, ये भी पब्लिक सर्वेंट होगा। सिक्स्थ, या अगर कोई पब्लिक सर्वेंट, कोई वैसे ही पब्लिक सर्वेंट है वो भी उसकी अगर मदद कर रहा है कोर्ट की, तो फिर वो पब्लिक सर्वेंट ही हो गया, वैसे पब्लिक सर्वेंट और इस लिहाज से भी पब्लिक सर्वेंट होगा। सिक्स क्या है, एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू होम एनी कॉज और मैटर हैज़ बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन और रिपोर्ट बाय एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस,
या कोई भी आर्बिट्रेटर या दूसरा पर्सन जिसको कोई मैटर उसको रेफ़र किया गया है बाय एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस, किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसे कहा कि या तो इस पर फैसला करे या इस पर रिपोर्ट दे, और बाय एनी अदर कम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी, या तो कोर्ट ने उसको कहा है या किसी और पब्लिक अथॉरिटी ने उसको कहा है कि या तो आप इस पर फैसला करें या आप इस पर रिपोर्ट पेश करें, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट होगा। 7th, एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस by virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement, या वो पर्सन जिसको ये इस लिहाज से एम्पावर किया गया है कि वो किसी को कन्फाइनमेंट में रख सकता है, ठीक है, ये भी पब्लिक सर्वेंट में आ गया। 8th क्या है, एवरी ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज़ इस एज सच ऑफिसर, वो हर गवर्नमेंट का अफसर जिसकी बतौर ऑफिसर ये ड्यूटी है, टू प्रिवेंट ऑफेंस, के वो ऑफेंस को रोकें, टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस के, या वो जराइम की मालूमात दें, टू ब्रिंग ऑफेंडर्स टू जस्टिस, उनको जो हैं ऑफेंडर्स हैं उनको इंसाफ के रूबरू पेश करें, और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और कन्वीनियंस, या वो पब्लिक हेल्थ को या सेफ्टी को या इनकी आसाइश को, कन्वीनियंस को अगर वो प्रोटेक्ट करते हैं तो वो भी अब हैं पब्लिक सर्वेंट हैं जी, पब्लिक सर्वेंट हम। अच्छा, इसका आगे आ गया 9th, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट और टू मेक एनी सर्वे, assessment or contract on behalf of government, or to execute any revenue process or to investigate or to report any matter affecting the pecuniary interest of the government, यानी ये ज़्यादातर जो हैं वो माली मामलात के बारे में आ रहे हैं कि जो रिसीव कर सकें या उस प्रॉपर्टी को रख सकें या सर्वे कर सकें या कोई असेसमेंट कर सकें या गवर्नमेंट के बिहाफ पर कोई जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकें या रेवेन्यू का कोई प्रोसेस है उस बारे में, या कोई माली मामलात के बारे में, और टू मेक अथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू पिक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट, या उनके कोई जो माली मामलात के मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रख सकें, और टू प्रिवेंट द इन्फ्रैक्शन ऑफ एनी लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पिक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड एनी ऑफिसर इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और remunerated by fees और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी, जिसको हुकूमत तनख्वाह भी देती है, यानी कि जो मामूली मामलात पर भी नज़र रखे और हुकूमत उनको तनख्वाह भी देती है, तो वो पब्लिक सर्वेंट होंगे। 10th, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, टू मेक एनी सर्वे, असेसमेंट और लेवी एनी रेट और टैक्स फॉर एनी secular common purpose for of any village, town or district, or to make, authenticate or keep record of ascertaining of the rights of people of any village, town or district, या फिर वो किसी विलेज के, टाउन के, डिस्ट्रिक्ट के कोई मामलात को देख रहे हैं, उसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो सर्वे रखते हैं अपने पास, उसके बारे में जो हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट होगा जिसके पास इस तरह की जिम्मेदारियां होंगी। और 11th आ गए हैं जी, every person who holds an office in virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll or to conduct an election or part of an election, जो election से मुतल्लिक मामलात हैं वो भी public servant होंगे। Illustration, a municipal commissioner is a public servant, जो municipal commissioner है वो public servant होंगे। Explanation 1, person falling under any of the above descriptions are public servant whether appointed by government or not, जिनको हुकूमत चाहे उनको तैनात करे या ना करे वो public servant हैं। wherever the word public servant occur they shall be understood of any person who is in actual possession of the situation of the public of a public servant, whatever legal defect there may be in his right to hold that situation। जहाँ भी पब्लिक सर्वेंट का लफ्ज़ आ जाएगा वो ये समझा जाएगा कि उसका मतलब वो है कि जिस बंदे के पास आवाम की ये जिम्मेदारियाँ, पब्लिक सर्वेंट की जो ये सिचुएशन है अगर उसकी एक्चुअल पोजेशन में है, तो चाहे उस पर कितना बड़ा ही वो लीगल डिफेक्ट क्यों ना हो कि वो इस ओहदे का अहल है या नहीं है, ये बात की बहस है,
लेकिन अगर वो पब्लिक सर्वेंट की उसके पास ये सिचुएशन है तो वो पब्लिक सर्वेंट ही होगा। ऑफ एवरी पर्सन हु इज इन एक्चुअल पोजेशन ऑफ, ठीक है। अच्छा आगे है एक्सप्लेनेशन 3, द वर्ड इलेक्शन डिनोट्स एन इलेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ सेलेक्टिंग मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव, म्यूनिसिपल और अदर पब्लिक अथॉरिटी of whatever character, the method of selection of which is by or under any law prescribed by as by election। जो इलेक्शन है इसमें कोई भी जो लेजिस्लेटिव मेंबर है या कोई म्यूनिसिपल का या किसी और पब्लिक अथॉरिटी का है जिनके वो उनको सेलेक्ट किया जाता है। इससे इलेक्शन से मुराद वही होगा जिसकी वो लॉ के ज़रिए जिसको इलेक्शन कहा गया है, जो भी उसका सिलेक्शन होगा, जो भी उसका कैरेक्टर होगा, तो ये सब इलेक्शन के ज़ुमरे में आएगा। आगे इस पर फिर कमेंट्री है, बिसाइड द फॉलोइंग हैव ऑल्सो बीन हेल्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट्स। आगे फिर कुछ साइटेशन और कुछ जजमेंट्स हैं कि इनको भी पब्लिक सर्वेंट कहा गया है। अच्छा, एम्प्लॉयज़ ऑफ कराची रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट है। 1987 PCRLJ 586, अपर डिवीजन क्लर्क ऑफ कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, ये मेरे को जो CSD उसके जो हैं अपर डिवीजन क्लर्क हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट है। PLD 1986 सुप्रीम कोर्ट 550। ऑक्शनर ऑफ गवर्नमेंट, ये जो हुकूमत के नीलामी लगाने वाले होते हैं ये भी पब्लिक सर्वेंट है। 1981 SCMR 1112। मेंबर ऑफ यूनियन काउंसिल एंड एवरी सर्वेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के या यूनियन काउंसिल के जो मेंबर हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट है। 1992 PCRLJ 547। एवरी जज इंक्लूड्स जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये भी सारे पब्लिक सर्वेंट है, तमाम जजेस। ये है जी 1993 PSC क्रिमिनल 443। लंबरदार इज़ अ पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, इस लिहाज से जो लंबरदार साहब हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट है। 2004 SCMR 1755। फॉलोइंग आर नॉट पब्लिक सर्वेंट्स, अब उनकी बारी आ गई कि ये लोग पब्लिक सर्वेंट नहीं है। कौन? म्यूनिसिपल काउंसलर जो है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। 1986 PSC 710। एम्प्लॉयज़ ऑफ कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट नॉट पब्लिक सर्वेंट बट आर वर्कमैन, के वो भी पब्लिक सर्वेंट नहीं है बल्कि वो कारकुनान हैं। PLD 1989 सुप्रीम कोर्ट 152। एम्प्लॉयज़ ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, ये लोग भी पब्लिक सर्वेंट नहीं है। PLD 2004 कराची 109। पब्लिक सर्वेंट, स्टैम्प वेंडर फेल विद इन द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 21 क्लॉज 9th, जिसकी 9th क्लॉज थी उसके मुताबिक जो स्टैम्प वेंडर हैं वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं। एंड सेक्शन 2 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 147, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसका जो सेक्शन 2 है उसके मुताबिक भी ये इसके पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं। 2012 PCRLJ 255। पर्सन gratuitously performing a duty of the nature mentioned in the clause would be public servant pro tanto। अच्छा, ये दो चीज़ें सर्च करने वाली आ गई। एक तो है जी और ग्रेटुएटस लिए है जी इक्विवेलेंट। Equivalent performing a duty of the nature mentioned in clause would be a public servant pro tanto। देखते हैं ये क्या होता है। pro tanto only to that extent, pro tanto का मतलब होता है only to that extent।
कि अगर जो स्टैम्प वेंडर हैं वो इस लिहाज से वो दो चीज़ों के पीपीएससी की जो सेक्शन 21 की जो क्लॉज 9th थी, जिसमें उन्होंने पहले बताया कि वो जो माली मामलात से ताल्लुक़ रखने वाले थे, उस लिहाज से जो स्टैम्प वेंडर हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट में आते हैं, और हर वो पर्सन जो इसी तरह की ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा हो, वो इस लिहाज तक उसको हम पब्लिक सर्वेंट ही कहेंगे, यानी वो पब्लिक सर्वेंट ही होगा। अच्छा, आगे इसका स्कोप है, एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूडिंग अ कोऑपरेटिव बैंक वुड बी डीम टू बी अ पब्लिक सर्वेंट। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, उसमें कोऑपरेटिव बैंक है, वो भी पब्लिक सर्वेंट होंगे। 2020 YLR 321। मूवेबल प्रॉपर्टी, अब आगे सेक्शन 22 आ गया है मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। अच्छा जी, एक मिनट। The word movable property are intended to include corporeal property of every description except land and thing attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to be the earth। मूवेबल प्रॉपर्टी में वो सारी की सारी जो है कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी वो शामिल है, किसी भी तरह की वो हो, सिवाय उसके कि जो चीज़ सिवाय इसकी जो ज़मीन है या ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है, या ज़मीन के साथ इस तरह से वो जुड़ी हुई है, या ज़मीन के साथ कोई चीज़ जो जुड़ी हुई है उसके साथ ये भी जुड़ी हुई है कि उससे अलग नहीं हो सकती, इसको कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। आगे सेक्शन 23 है रॉन्गफुल गेन के बारे में। रॉन्गफुल गेन किसे कहेंगे? रॉन्गफुल गेन इज अ गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड। कि वो किसी प्रॉपर्टी से ऐसा कुछ गेन कर रहा है जो वो कानून वैसा लेने का वो हकदार नहीं है। और रॉन्गफुल लॉस क्या होगा? रॉन्गफुल लॉस इज द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली entitled। Is the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled। जिसका यानी जो उसका हक है उसको हक नहीं मिल रहा। wrongful loss is the loss by unlawful means of property, किसी प्रॉपर्टी के जो unlawful means है उसकी वजह से, to which the person losing, हाँ, जिसे वो बंदा जो उस बंदा उसको लूज़ कर रहा है ना, वो उसका असल में हकदार है। कि अगर कोई गैर कानूनी तौर पर किसी प्रॉपर्टी के कोई उसको नुकसान पहुंचता है जिसका असल पे तो वो हकदार था कि उसको वो मिलनी चाहिए, लेकिन उसे वो खो रहा है, तो ये उसका लॉस है, रॉन्गफुल लॉस है। गेनिंग रॉन्गफुल, लूजिंग, गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली। A person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully as well as such person acquires wrongfully। अगर कोई बंदा गलत तरीके से कोई चीज़ हासिल करता है तो उसको कहा जाएगा कि उसने wrongfully रिटेन किया गया है, और अगर कोई एक्वायर करता है wrongfully तो भी उसको when such person acquires wrongfully रिटेन, यहाँ पे क्या नोट में आता है, अगर रिटेन करता है या एक्वायर करता है उसको रॉन्गफुली, तो वो रॉन्गफुल गेनिंग होगी। अ पर्सन इज सेट टू लूज wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property as well as when such person is wrongfully deprived of property, या उसको उसके दूर रखा जाता है, उससे महरूम किया जाता है। ठीक है, तो ये उसको हाँ, या उसको उससे दूर रखा जाता है या उसको उससे महरूम किया जाता है, तो फिर उसको हम कहेंगे कि लूजिंग रॉन्गफुली। आगे क्या है? सेक्शन 24 है डिसऑनेस्टली। Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to other person is said to do that thing dishonestly। कि जब कोई भी वो इस इंटेंशन के साथ काम करता है कि किसी को गैर कानूनी तौर पर मिलती है और किसी को गैर कानूनी तौर पर उससे रॉन्गफुली उसको लॉस होता है, तो इसको कहा जाएगा कि उसने डिसऑनेस्टली की है। आगे डिसऑनेस्टली, इस पर कमेंट्री भी है।
person failing to protect interest of bank against effect of guarantee, exposing the bank to serious risk of loss by secretive, stealthy, and surreptitious execution and delivery of guarantee can be said to act dishonestly within the meaning of the section. कि अगर कोई बंदा बैंक का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं करता और उनकी जो गारंटी थी बैंक को उसको किसी रिस्क पे लगाता है खुफिया तौर पर या चोरी से या सरप्टियस इसको सर्च करने दो सरप्टिशियस सरप्टिशियस ये भी है चोरी से अगर कुछ उसको कैसा करता है या कोई गारंटी जो है ऑफ एंड डिलीवरी ऑफ गारंटी कैन बी सेड टू बी एक्ट डिसऑनेस्टली अगर किसी ने कोई बैंक के जो इंटरेस्ट है ये मेरे ख्याल में बैंक के मुलाजिम के बारे में ही होगा पर्सन फेलिंग टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ बैंक अगेंस्ट इफेक्ट ऑफ guarantee exposing the bank to risk serious risk of loss by secretive stealthy अच्छा तो अगर कोई जो पर्सन है वो बैंक के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने में नाकाम हो या बैंक की जो गारंटी है उसको किसी रिस्क पर लगाए तो उसका मतलब उसने डिसऑनेस्टी की है दिस पर्सन वाज एक्टिंग डिसऑनेस्टली तो इस पे ये जो जजमेंट है 1987 PCRLJ 1096 टू कॉन्स्टिट्यूट एन एक्ट dishonestly it is important that something should be done with the intention of causing wrongful gain or wrongful loss अगर हमने dishonestly किसी को कहना है तो ये बात फिर बहुत अहम है कि कुछ न कुछ ऐसा किया गया हो इस इंटेंशन के साथ कि या तो wrongful gain करना हो या wrongful loss करना हो तो फिर उसको हम ये कहेंगे कि उसने डिसऑनेस्टली किया है तो PLD 2006 लाहौर 752 और एक और केस है जिसके अंदर ये इसको डिफ़ाइन किया गया हुआ है डिसऑनेस्टली को डिफ़ाइन किया गया हुआ है PLJ 2006 CRC लाहौर 601 fraudulently a person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise ये किसी चीज़ को तब हम कहेंगे कि ये फ्रॉडलेंटली था अगर वो काम दगाबाजी के लिए या फ्रॉड के लिए किया जाए इसी नीयत से और उसकी कोई और नीयत नहीं थी तो फिर उसको हम कहा जाएगा तो हम उसको कहेंगे इसने ये काम फ्रॉडलेंटली किया है इस पर कमेंट्री है फ्रॉड एंड फ्रॉडलेंट कॉनोटेशन अच्छा डी फ्रॉड ये है कमेंट्री में फ्रॉड और फ्रॉडलेंट के बारे में इसकी कॉनोटेशन के बारे में बताया गया होगा इसमें 1993 MLD 2454 में फ्रॉडलेंटली आगे और फिर थोड़ा एक्सप्लेन फ्रॉडलेंटली एंड विद इंटेंट टू डिफ्रॉड मीन्स इंटेंट टू deceive in such a manner as to expose any person to loss or risk of loss कि फ्रॉडलेंटली का मुराद ये है कि इस नीयत से किसी के साथ फ्रॉड करना जिसका मकसद ये है उसको धोखा दे के उसको नुकसान पहुंचाया जाए या किसी नुकसान या किसी नुकसान के दहाने पे उसको लाके खड़ा कर दिया एक्सपोज एनी पर्सन टू लॉस और रिस्क ऑफ लॉस या उसको रिस्क हो ऐसा एंड लॉस मीन्स नॉट ओनली द डेप्रिवेशन of property but covers the infringement of any right possessed by a person और सिर्फ ये नहीं है कि किसी प्रॉपर्टी में कुछ डेप्रिवेशन हो बल्कि अगर किसी उसका कोई राइट भी इन्फ्रिंज होता है तो फिर उसको भी यही कहा जाएगा कि उसने वो भी लॉस ही तस्वुर किया जाएगा where there is an intention to deceive and by means of it to obtain an advantage there is fraud जब ये जहाँ पे ये इंटेंशन आ जाएगी कि धोखा दिया जाए और उसका कोई फ़ायदा उठाया जाए तो फिर इसको हम फ्रॉड कहेंगे 1987 PCRLJ
2471096। एक 247 है, दूसरी 1096 है साइटेशन में। अच्छा, रीज़न टू बिलीव, सेक्शन 26 बताता है रीज़न टू बिलीव के बारे में। अ पर्सन इज सेड टू हैव रीज़न टू बिलीव a thing if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise। जब रीज़न टू बिलीव हम उस तब कहेंगे कि अगर किसी इंसान के पास ये सफिशेंट, उसके पास ये वजूहात मौजूद हैं कि वो यकीन करे कि यही चीज़ सच है और इसके मुखालिफ नहीं है, तो फिर उसको हम कहेंगे उसके पास ये रीज़न थी ये बिलीव करने के लिए कि रीज़न टू बिलीव थी उसके पास। बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज, ठीक है। प्रॉपर्टी सेक्शन 27 है, प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। When property is in possession of a person's wife, clerk or servant on account of that person, it is in that person's possession within the meaning of this code। अगर उसके पास है, उसकी बीवी के पास है, उसके क्लर्क के पास है, किसी मुलाजिम के पास है, तो इस कोड के मीनिंग के अंदर यही है कि वो उस इंसान की ही पोजेशन में है। एक्सप्लेनेशन क्या है? अ पर्सन एम्प्लॉयड टेम्परेरली ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ अ क्लर्क सर्वेंट इज अ क्लर्क और सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। एक्सप्लेनेशन साथ ये दी गई है कि अगर किसी इंसान को कोई टेम्परेरली, आर्जी तौर पर या किसी ख़ास मौके पर अगर वो क्लर्क या सर्वेंट की कैपेसिटी में अगर उसको एम्प्लॉय करता है तो वो इस सेक्शन के मुताबिक उसका क्लर्क या सर्वेंट होगा। कमेंट्री है आगे, एप्लीकेशन है इसकी, नॉट एप्लीकेबल टू प्रोहिबिशन इन्फोर्समेंट ऑफ हद ऑर्डर 1979 उस पर ये एप्लीकेबल जो है हुदूद ऑर्डिनेंस है, यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफ हद है, प्रोहिबिशन ऑर्डर है 1979 का, उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। ये जजमेंट है 1993 SCMR 149। आगे है जी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के बारे में। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट पर्सन डिसीव्ड वुड बी द गवर्नमेंट। अच्छा, अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी जो गवर्नमेंट सर्वेंट की पोजेशन में थी, अगर कोई पर्सन डिसीव्ड वुड बी, और उस पर्सन को अगर डिसीव किया जाता है तो वो ऐसा ही ये कंसिडर किया जाएगा कि उसने गवर्नमेंट को डिसीव किया है। इस पे है जी जजमेंट PLD 1960 सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान 168। ये है जी, हमने यहाँ तक पढ़ लिया सेक्शन 27 तक। तो इंशाल्लाह कल हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इंशाल्लाह हम यहाँ से आगे इसको रीड करेंगे।